हेलो एवरीवन, हमने अभी तक देखा व्हाट इज इनवर्स फंक्शन और इनवर्स फंक्शन की हेल्प से हमने साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया था थ्रू देयर ग्राफ। अब हम आज के टॉपिक में बाकी जो रिमेनिंग फंक्शन है टेन, कॉट, सीकेंट और कॉसीकेंट फंक्शन का इनवर्स फाइंड करेंगे थ्रू देयर ग्राफ, सो दैट हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद एक टेबल इवेल्युएट करेंगे जिसकी हेल्प से हम आगे के क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकें। क्लियर? तो आज का जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो है टेन टेन थीटा। ठीक है, अब देखते हैं टेन थीटा का डोमेन और रेंज है क्या। आपको पता है टेन थीटा होता क्या है? टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब आप जानते हैं समथिंग अपॉन जीरो होता है नॉट डिफाइंड। तो जहां जहां पर कॉस फंक्शन जीरो होगा, समथिंग अपॉन जहां जहां पर जीरो होगा, वहां पर मेरा टेन फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो कॉस फंक्शन जीरो कहां होता है? क्लास 11 में किया था। कॉस फंक्शन जीरो होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू। इट मींस कॉस फंक्शन जीरो होगा 2n + 1 पाई बाय टू। पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल्स पे कॉस फंक्शन का आंसर हमेशा जीरो आता है। और समथिंग अपॉन जीरो हमेशा से होता है नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। जब हम डिफाइन नहीं कर सकते तो उन पॉइंट्स पे जो हमारा फंक्शन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए जब भी हम टेन फंक्शन की बात करेंगे तो हमारा जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू। और इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है वो होता है रेंज और कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स। क्लियर? ये हमारा है टेन फंक्शन। अब हमें देखना है टेन फंक्शन का इनवर्स। तो बेसिकली अगर हम देखें, अगर टेन फंक्शन का इनवर्स क्या होना चाहिए? इनवर्स का काम है यहां से उठा के कहां देगा? यहां पर देगा। वो कब देगा? जब आपका टेन फंक्शन क्या हो? वन वन और ऑन टू हो। तो वन वन का मतलब था दो डिफरेंट इनपुट के डिफरेंट आउटपुट, और ऑन टू का मतलब था फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई। यहां पर y की हर वैल्यू के लिए सॉरी आपको एक x मिलेगा। तो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो टेन फंक्शन का ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ करते वक्त डिफिकल्ट होता है। जीरो, पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय टू एंड 2 पाई, माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय टू एंड माइनस 2 पाई। पॉजिटिव। और ग्राफ बनाते हुए आपको एक बात और पता है जो आपको हेल्प करेगी ग्राफ ड्रॉ करते हुए, टेन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा। तो जो पॉजिटिव में वैल्यू होती है नेगेटिव एंगल पर वो वैल्यू, अगर पॉजिटिव में यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। यहां पर इसके यहां पे नेगेटिव है तो यहां पर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। यहां पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो हमें एक साइड का बनाना है, सेकेंड साइड का हम उसके बेसिस पर बना सकते हैं। अब सबसे पहले वैल्यू टेन जीरो। टेन जीरो होता है साइन जीरो बाय कॉस जीरो, और साइन जीरो होता है जीरो, तो जीरो अपॉन वन जीरो। तो टेन जीरो जीरो होगा टेन पाई। टेन पाई होता है साइन पाई बाय कॉस पाई। साइन पाई जीरो होता है, साइन ऑड साइन पाई के हर मल्टीपल पे जीरो होता है, जीरो अपॉन माइनस वन जीरो। तो साइन पाई जीरो है तो टेन पाई जीरो है तो टेन ऑफ माइनस पाई भी जीरो होगा। सिमिलरली टेन टू पाई होगा, टेन टू पाई होगा साइन टू पाई अपॉन कॉस टू पाई। जीरो अपॉन वन इज अगेन जीरो, ये भी जीरो होगा। तो टेन ऑफ माइनस टू पाई भी क्या होगा? जीरो होगा। तो ये तीन पॉइंट मिल गए। अब बात बची टेन पाई बाय टू। टेन पाई बाय टू होता है साइन पाई बाय टू अपॉन कॉस पाई बाय टू। साइन पाई बाय टू वन, वन अपॉन जीरो, इंफिनिटी। तो टेन पाई बाय टू को हम लोकेट करने से पहले हम पाई बाय टू पर एक पैरेलल टू वाई एक्सेस पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू एंड माइनस 3 पाई बाय टू। अब देखिए टेन जीरो जीरो है,
0 से पाई बाय 2 के बीच में आता है पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 होता है +1, और 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 होता है आपका साइन पाई बाय 2 अपॉन कॉस पाई बाय 2, यानी कि 1/0, यानी कि इंफिनिटी। 10 90 की वैल्यू होती है इंफिनिटी। तो जैसे जैसे 10 फंक्शन पाई बाय 2 की तरफ प्रोसीड करता जाएगा तो 10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी की तरफ बढ़ती रहेगी। मगर पाई बाय 2 पे इंफिनिटी है और इंफिनिटी को हम पेपर पे लोकेट नहीं कर सकते, तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये तो बन गया 0 से 1, तो जैसे जैसे पाई बाय 4 से पाई बाय 2 की तरफ बढ़ेगा 10 की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और पाई बाय 2 के जितनी पास आप जाते जाएंगे ग्राफ की हाइट अप्रोक्सीमेटली बढ़ती जाएगी। मगर इस वर्चुअल लाइन को कभी भी टच नहीं करेगी, क्योंकि अगर टच करेगी तो मतलब पाई बाय 2 पे वैल्यू आ रही है, और पाई बाय 2 पे वैल्यू इंफिनिटी होती है, और इंफिनिटी हम पेपर पे लोकेट नहीं कर सकते। जो ग्राफ y एक्सिस और लाइन के पैरेलल तल से जाएगा ऐसे ग्राफ को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक कर्व। अब देखिए इसके बेसिस पे 0 से पाई बाय 2 के बीच में 10 फंक्शन आपको दिख रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है। तो अगर माइनस पाई बाय 2 से 0 की बात करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, तो 10 ऑफ, अगर मैं माइनस पाई बाय 2 की बात करूंगा तो -10 पाई बाय 2, यानी कि माइनस इंफिनिटी। तो इसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ के बेसिस पर इसका ग्राफ बनाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि जब मैं माइनस पाई बाय 2 से 0 पे प्रोसीड करूंगा तो ग्राफ कुछ ये होगा -1, ग्राफ कुछ ऐसा प्रोसीड करेगा। क्लियर? अब देखिए ये किस बेसिस पे बनाया, क्योंकि यहां पर 0 से पाई बाय 2 के बीच में 10 फंक्शन का आंसर पॉजिटिव था, मगर ये एंगल नेगेटिव आ गया, और मैं जानता हूं नेगेटिव एंगल पे वैल्यू नेगेटिव आती है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस नेगेटिव आएगी। तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं पाई बाय 2 से पाई। 10 पाई की वैल्यू होती है 0, और पाई बाय 2 से पाई के बीच में आएगा 10 3 पाई बाय 4, जिसकी वैल्यू होती है -1। क्लियर? अब देखते हैं यहां पर क्या आउटपुट आएगा। अब देखिए जब आप 0 से पाई बाय 2 पर लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे थे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से आ रहे थे, वहां पे 10 का आंसर पॉजिटिव था सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि 10 यहां पर पॉजिटिव होता है। मगर जब आप पाई बाय 2 से पाई की तरफ अप्रोच करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसीलिए जब आप पाई बाय 2 से पाई की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी यहां पर था, तो यहां पर होगा नेगेटिव इंफिनिटी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब पाई बाय 2 से पाई के बीच में ऐसा है, तो माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के बीच में कैसा बनेगा, जब यहां पर नेगेटिव है। प्रॉपर्टी बोलती है जब भी नेगेटिव एंगल होगा तो एक और नेगेटिव बाहर आएगा। तो जब यहां पर नेगेटिव है, यहां पर इसका नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि पाई बाय 2 के पास जाते जाते पैरेलल टू दिस लाइन। क्लियर? अब एक और रह गया पाई से 3 पाई बाय 2। अब पाई से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 तो जानता हूं इंफिनिटी अटेन करेगा ही करेगा। साइन पाई बाय 2 अपॉन, ठीक है। अब देखिए 10 3 पाई बाय 2 में नेगेटिव इंफिनिटी अटेन करने आप पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ कहां जाएगा, पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव y की तरफ। तो ग्राफ कुछ इस शेप में बनेगा। सॉरी मैंने इसको टच कर दिया, टच नहीं करना। ठीक है, अब पाई से 3 पाई बाय 2 में पॉजिटिव है, तो नीचे वाले में क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर? हम इतना ही ग्राफ देखना है 10 का। अब देखिए क्या ये ग्राफ, मैंने कहा था इनवर्स की बात कर रहा हूं, 10 फंक्शन यहां से यहां पे डिफाइन था, मैंने कहा था तो इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना चाहिए यहां से यहां तक। यहां से यहां पर 10 फंक्शन सिर्फ डिफाइन तब करेगा जब मेरा फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा। तो क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, पहले देखते हैं ऑन 2।
ऑन टू का मतलब है y की हर वैल्यू के लिए मुझे x मिलना चाहिए। अब देखिए कहीं पर भी कोई भी ग्राफ में कहीं भी कोई कोऑर्डिनेट उठाइए, अगर ये y की वैल्यू है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको x मिल रहा है। हर y की हर वैल्यू के लिए आपको x मिल रहा है। ग्राफ में कहीं भी पॉइंट उठा लीजिए, ये रहा पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, तो y के कॉरस्पॉन्डिंग आपको x मिलेगा ही मिलेगा, कहीं भी लूप नहीं है, इसलिए ये फंक्शन देखने से ही ऑन टू है। अब बचा वन वन। वन वन का तरीका क्या था? वन वन का तरीका था कि कभी भी दो इनपुट का आउटपुट, दो डिफरेंट इनपुट का आउटपुट कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा। दो डिफरेंट इनपुट हैं तो आउटपुट भी दो डिफरेंट इनपुट का आउटपुट कभी सेम नहीं आएगा। अगर सेम आता है तो वन वन नहीं है। तो देखिए बहुत सारे केसेस हैं, 1 2 3 4 5 सबका आउटपुट सेम आ रहा है। और देखिए 1 2 3 4 सबका सेम है, सबका सेम है। क्या तरीका था? लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे टच करे तो वन वन नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं सेम आ रही है, सेम आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन मैनी टू वन है। अब वन वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना दायरा कम करना पड़ेगा। तो दायरा कम करने का तरीका देखिए कि कहां पर फंक्शन की हाइट सेम नहीं आ रही है। अगर मैं बात करूं -π/2 से +π/2 के बीच, देखिए यहां से यहां तक नेगेटिव, यहां से यहां तक पॉजिटिव, तो -π/2 से +π/2 के बीच में मेरे ख्याल से कहीं ऐसा कोई नंबर नहीं है, दो नंबर नहीं है जहां पर हाइट सेम आ रही है। और देख रहे हैं, देखिए π/2 से पाई में लोअर साइड है, पाई से 3π/2 में अपर साइड है, यहां पे भी नहीं है। π/2 से 3π/2, और ध्यान से देखिए तो नेगेटिव से ना जाइए, देखिए -3π/2 से -π में नेगेटिव है और उसके बाद पॉजिटिव है, तो -3π/2 में से -π/2। आप इनमें से तीनों इंटरवल देख लीजिए, इन तीनों इंटरवल में कहीं भी ऐसे दो पॉइंट नहीं है जहां पर ग्राफ की हाइट सेम आ रही हो, जहां पर दो पॉइंट पे आंसर सेम आ रहे हो, क्योंकि हर केस में -π/2 से 0 में नेगेटिव है, 0 से π/2 में पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जब सेम नहीं है तो फंक्शन क्या होगा? वन वन होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने ओपन लगाया है। ओपन क्यों लगाया है? क्योंकि π/2, 3π/2, -π/2 और -3π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्लियर? तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं ब्रांच, इस ब्रांच को लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, तभी आपका फंक्शन वन वन हो जाएगा। तो हम लेंगे प्रिंसिपल ब्रांच, हम प्रिंसिपल ब्रांच की बात कर रहे हैं -π/2 से π/2, और जो इस ब्रांच के अकॉर्डिंग वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को बोला जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो देयरफॉर 10 फंक्शन जो हम लेंगे वो लेंगे तो हम जो 10 फंक्शन लेंगे, 10 फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 टू रियल नंबर। अब इस केस में फंक्शन वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तब हम बोल सकते हैं कि इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेगा। टेन इनवर्स कहां से? ये f फंक्शन हो गया, f of x इज इक्वल टू 10x, देन इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेगा ऑल रियल नंबर से, कहां से कहां तक? -π/2 से +π, such that tan inverse x is equal to theta implies x is equal to tan theta। क्लियर? इसी के बेसिस पे प्रॉपर्टी है कि tan इनवर्स ऑफ 10x is equal to x, tan of tan इनवर्स x is equal to x। अब पहले कहां से स्टार्टिंग की आपने? 10x से। 10x कहां से इनपुट ले रहे हैं? माइनस, तो ये तभी होगा जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में, और tan इनवर्स फर्स्ट फंक्शन है, ये वैल्यू ले रहा है ऑल रियल नंबर, तो ये कब होगा? जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है ग्राफ से? अब tan इनवर्स x थीटा था, तो मैंने tan फंक्शन बोथ साइड अप्लाई किया, tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan थीटा x, थीटा फॉर ऑल रियल नंबर। क्लियर है? ये 10 फंक्शन का इनवर्स है। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सीकेंट फंक्शन। अब देखते हैं इसका डोमेन और रेंज और इसके ग्राफ की
इसके इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच थ्रू द ग्राफ। अब सीकेंट फंक्शन होता है क्या? सीकेंट फंक्शन होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस फंक्शन। तो जहां पर कॉस फंक्शन 0 देगा वहां पे समथिंग अपॉन 0 आएगा, नॉट डिफाइंड। तो उस केस में सीकेंट फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो कॉस फंक्शन 0 कहां होता है? कॉस फंक्शन 0 होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। कॉस फंक्शन 0 होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। इसका मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे मेरा सीकेंट फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब अगर सीकेंट फंक्शन की बात की जाए f, और आपका f ऑफ x क्या है? आपका f ऑफ x है सीकेंट x। तो सीकेंट फंक्शन की जो डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। क्लियर? अब इसकी रेंज क्या आएगी? इसकी जो रेंज होगी, आपको पता है सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है। जब सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है तो कॉस की जो रेंज होती है, जो कॉस के आंसर्स होते हैं वो -1 से 1 के बीच में होते हैं। अगर कोई नंबर, किसी नंबर के किसी चीज का आउटपुट -1 से 1 के बीच में आएगा तो उसका रेसिप्रोकेट मतलब उल्टा या तो 1 से बड़ा होगा। अगर कोई चीज यहां पर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका रेसिप्रोकल यहां से यहां होगा। तो इसका जो रेंज होगा वो होगा 1 से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से -1, और इन दोनों का यूनियन, ये इसका रेंज है। तो ये हमारा सीकेंट फंक्शन का डोमेन है और सीकेंट फंक्शन का रेंज है। इसका मतलब जो इसका इनवर्स होना चाहिए, इसका जो इनवर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इसका इनवर्स जो होना चाहिए वो यहां से यहां डिफाइन होना चाहिए, प्रोवाइडेड आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 और ऑन टू। देखते हैं कि इसका फंक्शन, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू कब होता है। तो देखते हैं ग्राफ से। तो हमें पता है कि जो मेरा सीकेंट फंक्शन है f ऑफ x सीकेंट x, उसका जो डोमेन था all real number except all multiples of π/2 and belongs to integer, और जो रेंज आएगा वो -इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी। अब हमें देखना है कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। ग्राफ बनते ही आपको इसका इनवर्स समझ आ जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है, 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई, -π/2 -पाई -3 π/2 -π/2 -पाई -3 π/2 एंड लास्ट -2 पाई, 1 और -1। ठीक है। अब आप जानते हैं सीकेंट ऑफ थीटा भी होता है सीकेंट थीटा, इवन फंक्शन है। सीकेंट ऑफ -थीटा होता है सीकेंट थीटा। ठीक है। अब cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो सीकेंट 0 भी कितना होगा? 1 होगा। आप जानते हैं cos 90 पे 0 होता है तो सीकेंट 90 होगा, 0 का रेसिप्रोकल यानी कि इंफिनिटी। तो 90 और 90 के ऑड मल्टीपल्स पे सीकेंट क्या अटेन करेगा? इनफिनिटी अटेन करेगा। तो उसको समझने के लिए π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर मैंने पैरेलल टू y लाइन, पैरेलल टू y एक्सिस वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब देखिए cos फंक्शन का आंसर -1 से 1 के बीच में था, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो इसको छोड़ के होगा। अगर cos फंक्शन इसके अंदर है तो रेसिप्रोकल कहां जाएगा? इसके ऊपर और इसके नीचे। तो इसका मतलब सीकेंट का ग्राफ इसके बीच में कहीं नहीं होगा, मतलब इसके ऊपर ही होगा या इसके नीचे होगा। देखते हैं cos 0, आपको पता है जब मैं cos का ग्राफ बना रहा था cos 0 कितना था? 1 था, और cos 90 क्या था? 0 था। ये π/2 पे 0 आया था और 0 पे 1 आया था। आप देख रहे हैं when you move from 0 to π/2 ग्राफ की हाइट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब cos फंक्शन डिक्रीजिंग था। तो अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में ये जो आपका फंक्शन है कौन? सीकेंट, ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज करेगा
तो ऐसे जाएगा। और पाई बाय 2 का मतलब इंफिनिटी है, जब पाई बाय 2 पे टच करेगा इसका मतलब इंफिनिटी को अटेन कर लिया। इंफिनिटी को अटेन कर सकता नहीं है, इसलिए पाई बाय 2 के पैरेलल पैरेलल चलता जाएगा एसिम्प्टोटिक कर्व। अब देखिए 0 से पाई बाय 2 में ये शेप है। अब बोला गया नेगेटिव एंगल होंगे तब भी वैल्यू सेम ही आएगी, तो माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में भी ग्राफ यही बनेगा। ठीक है, क्लियर। 0 से पाई बाय 2 में कॉस फंक्शन डिक्रीजिंग था, तो डिक्रीजिंग का डिक्रीजिंग उल्टा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में इंक्रीज करेगा, और पैरेलल टू पाई बाय 2 के पाई बाय 2 पे इंफिनिटी अटेन करता है। जैसे जैसे पाई बाय 2 के पास ज्यादा जाएगा, ये जो ग्राफ की डिफरेंस है ये अप्रोक्सीमेटली 0 होता जाएगा, कभी टच नहीं करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी सेम होगा, क्योंकि इवन फंक्शन है, जैसा यहाँ बनेगा वैसा ही यहाँ बनेगा। अब देखते हैं, ये देखते हैं। अब आपको पता है cos पाई कितना होता है, cos पाई होता है -1, तो secant पाई कितना होगा -1। ठीक है, अब देखते हैं पाई बाय 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट सेकेंड, और थर्ड में cos नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होगा तो रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा, मुझे पता है ग्राफ ऊपर जाएगा, जिसका मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा। और पाई बाय 2 पे क्या अटेन करेगा, इंफिनिटी। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट से आया था तो पॉजिटिव इंफिनिटी, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव इंफिनिटी। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव इंफिनिटी है तो ये ग्राफ पैरेलल टू इस लाइन के ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब देखिए cos पाई -1 था तो secant पाई भी -1 होगा। cos पाई बाय 2 होता है इंफिनिटी, cos पाई बाय 2 होता है 0, तो secant पाई बाय 2 होगा इंफिनिटी। अब कौन सा इंफिनिटी, आप पाई बाय 2 से पाई पर जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब देखिए पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2, नेगेटिव एंगल आ गया, मगर नेगेटिव पे वैल्यू सेम होती है। जब वैल्यू सेम होती है ग्राफ भी क्या बनेगा, सेम बनेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। लाइक दैट ये कंटिन्यू होता जाएगा। अब आप देखिए क्या ये फंक्शन ऑन टू है, अगर है, देखिए है, क्योंकि जहां जहां पर फंक्शन डिफाइन है y की हर वैल्यू के लिए आपको एक कॉरेस्पॉन्डिंग x मिल रहा है। ये देखिए ये x और y है, y की वैल्यू के लिए आपको x मिल रहा है, y की हर वैल्यू के लिए आपको x मिल रहा है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है y की जिसके लिए आपको x नहीं मिल रहा हो, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है। अब फंक्शन ऑन टू है, अब सारी खेल किस पे फंसता है, 1 1 पे। अब देखिए क्या ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 कहा था कि कभी भी दो डिफरेंट पॉइंट पे हाइट सेम नहीं आएगी, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से आ रही है, देखिए 1 1 नहीं है। और ध्यान से देखिए सेम आ गई, सेम आ गई, सेम आ गई, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। ये तो बहुत सारे पॉइंट्स पे आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से जो हम बात पिछले 3 फंक्शन में कह रहे हैं, हमें अपने दायरे को कम करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, हमें अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट वहां करना पड़ेगा जहां पर दो डिफरेंट वैल्यू पे हाइट सेम नहीं आ रही है। तो वो दो डिफरेंट पॉइंट कौन से होंगे, देखिए इन दोनों में तो सेम आ रहा है, ये तो फंक्शन नहीं होगा। अगर देखो मैं इतना पार्ट ले लूं, सिर्फ 0 से पाई, पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई, देखिए अगर मैं इतना पार्ट लेता हूं, यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये पार्ट मेरे ख्याल से कहीं सेम नहीं आ रहा, तो मैं 0 से पाई की बात कर सकता हूं। और चाहो तो आप ये भी बोल सकते हो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस पे भी सेम नहीं है, तो आप बोल सकते हो -पाई से 0, और कंटिन्यू आगे भी कर सकते हो। देखो 0 से पाई बाय 2 में ग्राफ अपवर्ड है और पाई बाय 2 से पाई में ग्राफ डाउनवर्ड है, तो 0 से पाई के बीच में कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां पे दो डिफरेंट पॉइंट पे आंसर सेम आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 हो सकता है। अगर इसमें 1 1 है तो फंक्शन यहाँ पर भी 1 1 होगा, मगर हमें तो एक ही लेना है, तो हम प्रेफर करेंगे कहां पर, 0 से पाई के बीच में, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच। अगर ये प्रिंसिपल ब्रांच है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी उस वैल्यू को बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर।
वो प्रिंसिपल वैल्यू, मगर 0 से पाई के बीच में देखो ध्यान से, 0 से पाई के बीच में पाई बाय 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब 0 से पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सीकेंट फंक्शन है उसकी जो हम डोमेन बनाएंगे फॉर 1 1 एंड ऑन टू, वो लिखेंगे 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2। तो जब हम 0 से पाई में पाई बाय 2 को एक्सक्लूड कर देंगे, इस केस में हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 हो चुका है, ऑन टू पहले से था, तो देयरफॉर ये जो मेरा f है वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका जो इनवर्स है वो कहां से कहां होगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और कहां पे जाएगा, 0 टू पाई माइनस पाई बाय 2 such that secant inverse x is equal to theta, therefore x is equal to secant theta। ये हमारी secant inverse की प्रिंसिपल ब्रांच है। हमारा मेन कंसर्न था कि प्रिंसिपल ब्रांच कैसे आई, अगर वो समझ आ गया तो काफी क्वेश्चंस करने में इजी रहेगा। क्लियर है? अब इसी के बेसिस पर हम रिजल्ट बोल सकते हैं। क्या रिजल्ट बोल सकते हैं? हम रिजल्ट बोल सकते हैं सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट फंक्शन सीकेंट है, सीकेंट फंक्शन कहां से डिफाइन था, सीकेंट फंक्शन आपका जो डिफाइन था वो यहां था, तो x क्या होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2, और सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x का आंसर x तब होगा व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी। आपकी एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन प्रिंसिपल डोमेन में ही होंगे, मगर जब आप रेफरेंस बुक में जाएंगे, हायर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जाएंगे, तब आपको प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल ब्रांच में लेके आना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सीकेंट इनवर्स का, तो इसका मतलब आप लिखेंगे सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2, और सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, या फिर आप बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग क्लोज ओपन इंटर ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग इंटरवल -1 टू 1। क्लियर? अब हमारा अगला फंक्शन है, सीकेंट हो गया फंक्शन, अब अगला फंक्शन है हमारा कॉसीकेंट फंक्शन। अब देखते हैं कॉसीकेंट फंक्शन कब इन्वर्टिबल होता है और कहां डिफाइन होता है तो कहां पर होता है। अब कॉसीकेंट फंक्शन, अब कॉसीकेंट फंक्शन क्या होता है, कॉसीकेंट फंक्शन होता है 1 बाय साइन एक्स। इसका मतलब जहां जहां पर साइन का फंक्शन 0 होगा वहां वहां पर कॉसीकेंट फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब देखिए साइन फंक्शन 0 कहां होता है, साइन फंक्शन 0 होता है ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इसका मतलब कॉसीकेंट फंक्शन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में डिफाइन नहीं है, तो कॉसीकेंट फंक्शन का जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है? अब इसका रेंज निकालना है आपको। रेंज फिर से कॉस का रेंज साइन का आंसर होता है -1 से 1 के बीच में, ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर -1 से 1 को छोड़ के आएगा, तो 1 से बड़ा और -1 से छोटा, तो इसका आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब इसके अकॉर्डिंग तो इसका जो इनवर्स बनना चाहिए वो बनना चाहिए यहां से लेकर यहां पर, है ना। इसका मतलब इसका जो इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए वो इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए यहां से लेकर यहां तक, मगर कब, जब आपका फंक्शन क्या होगा 1 1 और ऑन टू। तो देखते हैं कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें अपनी डोमेन को कम करना पड़ेगा ताकि हम उसको 1 1 और ऑन टू बना सकें, क्योंकि अगर 1 1 नहीं है तो हमें 1 1 बनाना पड़ेगा। तो 0 से पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई -3 पाई बाय 2 -2 पाई।
अब ग्राफ बनाने से पहले कुछ बातें नोट कर लेते हैं। आपको पता है कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसिक थीटा, इसका मतलब नेगेटिव एंगल होगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब कोसिकेंट फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफाइन नहीं है वो देखते हैं। कोसिकेंट फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होगा, वो वहां डिफाइन नहीं होगा जहां पे साइन का आंसर जहां पर जीरो आएगा। तो साइन का आंसर जीरो पे आता है, पाई पर आता है, 2 पाई पर आता है, माइनस पाई पर आता है, -2 पे। इसका मतलब इन सब पॉइंट्स पे कोसिकेंट फंक्शन इन्फिनिटी को अटेन करेगा, इन्फिनिटी को अटेन करेगा। तो यहाँ पर पाई पर पाई पर 2 पाई माइनस पाई और -2 पाई पे हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है आपका, साइन π/2 होता है आपका 1। तो साइन ऑफ तो कोसिकेंट ऑफ π/2 भी कितना होगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 आ गया, ठीक है ना। साइन 0 0, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, साइन पाई 0, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। इसका मतलब 0 पे और पाई पर ये फंक्शन क्या अटेन करेगा, इंफिनिटी को अटेन करेगा, इंफिनिटी को अटेन करेगा। आपको पता है ये ग्राफ कोसिकेंट फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी नहीं होगी, -1 से बड़ी होगी। इसका मतलब ग्राफ नीचे नहीं आएगा, इसका मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और आप जानते हैं साइन फंक्शन क्या होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो साइन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए 0 से π/2 के बीच में 0 पे 0 था, 90 पे 1 था, इंक्रीज कर रहा था। इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में कोसिकेंट फंक्शन, साइन फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कोसिकेंट फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये बड़ा डिक्रीज। अब यहाँ पर है π/2 से पाई में फिर क्या करेगा, ग्राफ इंक्रीज करेगा। तो 0 से पाई के बीच में कोसिकेंट का ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि साइन 90 1 होता है तो कोसिकेंट 90 भी 1 हो गया। साइन 0 0 होता है तो कोसिकेंट 0 इंफिनिटी अटेन करेगा। इंफिनिटी का मतलब है जब 0 होगा तो इंफिनिटी पे जाएगा, इसलिए 0 को टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल ज्यादा जाएगा, एसिम्प्टोटिक कर्व। और 180 पे भी 0 होता है तो 180 पर ये इसके पैरेलल ज्यादा जाएगा, ठीक है। अगर 0 से पाई के बीच में ये है तो -π से 0 के बीच में क्या होगा, आप जानते हैं कोसिकेंट का वैल्यू नेगेटिव एंगल पर नेगेटिव आता है, इसका नेगेटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ पर क्या जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। तो ये डाउन, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, -1, साइन 90 पे 1 था तो साइन -90 कितना होगा, -1। ये -1 है, ये वाला जो रीजन है वो इसका नेगेटिव है। इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये इसके ऐसे जाएगा, क्लियर। यहाँ पर पॉजिटिव था क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 था। 0 से 90 के बीच में साइन फंक्शन इंक्रीज करता है, अगर कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो उसका उल्टा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देखिए यहाँ बढ़ा तो डिक्रीज हो गया, π/2 से पाई के बीच में फिर इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, ये साइन -90 -1 होता है, ये प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव एंगल पर नेगेटिव बाहर थ्रो करते हैं, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, क्लियर। अब एक और देखते हैं फिर काम खत्म हो जाएगा। साइन 270 थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन नेगेटिव होगा तो ये आएगा आपका -1। आपको पता है पाई और 2 पाई दोनों पे साइन फंक्शन 0 होता है, दोनों पे साइन फंक्शन 0 है। इसका मतलब दोनों पे कोसिकेंट फंक्शन इंफिनिटी को अटेन करेगा। अगर इंफिनिटी को अटेन करेगा तो कहां से करेगा, यहाँ पर है, ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये इसकी रेंज में है नहीं,
इसका मतलब कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और सिंपल तरीके से समझ सकते हैं आप कि पाई से 2 पाई का मतलब है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन का आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, इसलिए कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पर नीचे है पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव है, तो -2 पाई से -पाई के बीच में क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल है, इसका नेगेटिव होगा, ये खुद नेगेटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और साइन 3 पाई बाय 2 -1 था, तो ये माइनस पे देगा +1, यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ देख के आप आराम से बता सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू निकालने का सिंपल तरीका है कि देखिए क्या ग्राफ में, जहां पर भी ग्राफ डिफाइन है, क्या ग्राफ में y की हर वैल्यू के लिए मुझे कॉरस्पॉन्डिंग x मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, देखिए कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग x आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू है। अब बचा 1 का सिंपल सा मतलब था दो डिफरेंट इनपुट कभी भी एक जगह आउटपुट नहीं देंगे, दो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट ही जगह जाएंगे। तो देखिए क्या कहीं सेम आंसर आ रहा है, हाँ देखिए सेम आंसर। और था कि लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन 1 नहीं होगा। ये तो 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, इसका मतलब फंक्शन 1 नहीं है, तो 1 बनाना पड़ेगा, तो अपनी डोमेन को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब वो एरिया देखिए जहां पर ग्राफ अपने आप को टर्न ना कर रहा हो। देखिए मैं बात करता हूं इसकी बात, यहां पे तो नहीं है, देखिए ये 0 से π/2 ये, और -π/2 से 0 ये, ऊपर का हाफ अपर हाफ लोअर हाफ कहीं सेम नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं -π/2 से +π/2। अब बोल सकते हैं आप π/2 से पाई में पॉजिटिव है, पाई से 3π/2, तो आप बोल सकते हैं π/2 से 3π/2। और चाहे बोलना तो आप बोल सकते हैं एक घेरा -π से -π/2, -3π/2 से -π, तो आप बोल सकते हैं -3π/2 से -π/2, ये भी आप बोल सकते हैं। इन तीनों पे आप बोल सकते हैं कि इन तीनों ब्रांचेस में आप इसका फंक्शन को 1 बना सकते हैं। अगर आप बोले -π/2 से +π/2, इस केस में क्या डिफाइन नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग 0। और अगर आप बात करते हैं -π/2 से -3π/2, तो यहाँ पर क्या नहीं लेंगे आप, सॉरी पाई नहीं लेंगे, और यहाँ पर आप क्या नहीं लेंगे, -π, क्योंकि इन तीनों पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है। आप इनमें से कोई भी ब्रांच ले सकते हैं, हम जो लेंगे वो प्रेफर करेंगे इसके आसपास, तो इस ब्रांच को बोला गया प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, और प्रिंसिपल ब्रांच के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी उसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर, तो इसका मतलब इस केस में जो कॉसिकेंट फंक्शन है उसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे, कॉस फंक्शन में जब डोमेन लेंगे -π/2 से +π/2, इंक्लूडिंग 0 डिफाइन नहीं होगी। ऐसा करने से मेरा जो फंक्शन है वो 1 बन गया। अगर ये 1 बन गया तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कहां से कहां तक, -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी अप टू कहां तक, -π/2 से +π/2, एक्सक्लूडिंग 0, such that cosecant inverse is equal to theta, such that x is equal to cos theta। तो जो मेन मोटिव था वो मेरा मेन मोटिव था प्रिंसिपल ब्रांच को समझाना। मैंने कोशिश करी पूरी कि आपको प्रिंसिपल ब्रांच की फॉर्मेशन बता पाऊं, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को ना समझ आए तो ग्राफिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो अभी तक हमने 5 फंक्शन देख लिए। ठीक है, अब जो 6 फंक्शन बचा वो क्या बचा आपके पास, 6 फंक्शन बचा कॉट फंक्शन। तो कॉट फंक्शन में मैं ग्राफिकली ना बता के आपको सिंपल बताऊंगा कि इसकी प्रिंसिपल डोमेन क्या है, इसका प्रिंसिपल रेंज क्या है,
तो कॉट फंक्शन आपका डिफाइन होता है बेसिकली ऑल, कॉट फंक्शन आपका डिफाइन होता है कॉस अपॉन साइन, तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, और आंसर आता है आर। ठीक है, तो आपको पता है ये क्यों लिखा, क्योंकि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, तो साइन फंक्शन पाई के मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं होता। जब वो पाई के मल्टीपल्स पे साइन फंक्शन जीरो देता है, अगर पाई के मल्टीपल्स पे साइन फंक्शन जीरो दे रहा है तो समथिंग अपॉन जीरो इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए कॉट फंक्शन पाई के मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं होगा। अगर वो पाई के मल्टीपल्स पे डिफाइन नहीं है तो उसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई, और रेंज होगा ऑल रियल नंबर। अब इसका इनवर्स होगा रियल नंबर टू दिस, मगर वो तब होगा जब फंक्शन क्या होगा 1 1 और ऑन टू, तो 1 1 और ऑन टू मैं ग्राफिकली, ये एक कॉट का आप खुद ट्राई करिएगा, अगर नहीं होगा तो मुझे इनबॉक्स करिएगा, मैं तब आपको इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, बताऊंगा। तो इसका इनवर्स बनाने के लिए हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमेशा, कॉट पर फंक्शन रिस्ट्रिक्ट होता है 0 टू पाई से ऑल रियल नंबर ओपन इंटरवल, ठीक है, और जो इसका इनवर्स आएगा वो आएगा ऑल रियल नंबर टू 0 टू पाई ओपन इंटरवल 0 टू पाई। 0 टू पाई क्यों लिया ओपन में, क्योंकि ओपन में 0 टू पाई इसलिए लिया क्योंकि कॉट 0 यानी कि कॉस अपॉन साइन 0 डिफाइन नहीं होगा और पाई पे भी डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमने ओपन लिया। तो ये इसका कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल जो ब्रांच है वो 0 टू पाई है। तो इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का आंसर x होगा, और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x का आंसर भी x होगा। इसका आंसर x तब होगा जब कॉट टेकिंग इनपुट फ्रॉम ऑल रियल नंबर माइनस कॉट टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 टू x टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 टू पाई, और कॉट इनवर्स ऑफ x का आंसर x तब होगा जब x वैल्यू टेकिंग वैल्यू फ्रॉम ऑल रियल नंबर। क्लियर, ये है फॉर्मेशन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की प्रिंसिपल ब्रांच को फाइंड करने का तरीका। इसके बेसिस पर आप प्रिंसिपल वैल्यू का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्लियर, इसका ग्राफिकली आप ट्राई करना, अगर आपसे ना हो तो मुझे इनबॉक्स करना, मैं आपको उसका ग्राफिकली भी समझा दूंगा, मगर एक ट्राई खुद करना। तो अभी तक हमने 6 के 6 फंक्शंस देख लिए। अब एक टेबल बनाते हैं जिस टेबल की हेल्प से हम इसकी वैल्यू को भी फॉर्मुलेट कर सकें, ताकि जब क्वेश्चंस आए तो हमें ये ना हो कि हमें बार बार ग्राफ देखना हो। वो टेबल से आप इजीली बता सकते हैं, और जब आप ग्राफ से डिराइव कर लेंगे तब कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन, डोमेन और रेंज, रेंज बोलो या आप प्रिंसिपल ब्रांच अपनी समझ के लिए बोल सकते हो कि ये होगा तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन पहले पढ़ा साइन इनवर्स एक्स, फिर पढ़ा कॉस इनवर्स एक्स, फिर पढ़ा टेन इनवर्स एक्स, फिर पढ़ा आपने सीकेंट इनवर्स एक्स, फिर पढ़ा आपने कोसिकेंट इनवर्स एक्स, फिर पढ़ा आपने सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब साइन इनवर्स की डोमेन थी बेटा -1 to 1, कॉस की भी डोमेन थी -1 to 1, इसका रेंज था क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, इसका था 0 to पाई, इसका टेन इनवर्स का रेंज था r, और इसकी जो रेंज थी बेटा प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2। सीकेंट इनवर्स इसका रेसिप्रोकल होगा ऑल रियल नंबर, सिंपल -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, इसका होगा सीकेंड इनवर्स का 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2, -π/2 to +π/2 एक्सक्लूडिंग 0, सॉरी, ठीक है। इसके बाद हुआ कॉट इनवर्स ऑल रियल नंबर 0 to पाई।
अब देखिए 1 2 3 तकरीबन तकरीबन सेम है। 1 2 3 तकरीबन तकरीबन सेम है। तो आप बोल सकते हो ये एक फैमिली के मेंबर हैं और ये भी एक फैमिली है, क्योंकि इनमें काफी सिमिलरिटी चलेंगी। तो इस टेबल के बेसिस पर प्रिंसिपल वैल्यू का आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आता है साइन इन कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ 2/√3, तो आपको देखना है कॉसिकेंट का वैल्यू 2/√3 कहाँ होता है। कॉसिकेंट का वैल्यू 2/√3 वहां होगा जहां पे साइन का वैल्यू √3/2 होगा, यानी कि कॉसिकेंट ऑफ π/3। अगर ये कॉसिकेंट ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स x का आंसर सिर्फ x तभी आएगा व्हेन x लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2। ये इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा π/3। इसी के बेसिस पे अगर लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन x, इसका आंसर x तभी लिखेंगे जब -π/2 से +π/2 के बीच में होंगे। अगर आप -π/2 से +π/2 के बीच में नहीं होंगे तो आपको विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 11 आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से अपने आप को इसके बीच में लाना पड़ेगा। तो वो कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इस टेबल पे ग्रिप करनी है। ये टेबल पे ग्रिप तब होगी, पहले एक बार सारे ग्राफ को समझ लीजिए, उसके बाद ये टेबल लर्न करने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे। 1 2 3 ऑलमोस्ट सेम, 1 2 3 ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, कॉट इनवर्स का ट्राई करिएगा, नहीं हो तो मुझे इनबॉक्स